हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किसी मर्जी भगवान को आवाज दो, वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। जो व्यक्ति रह रहा है ना, उसकी नेटवर्थ मोर देन 1000 करोड़ है। उन सारे घरों में नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन। वास्तु लगभग 12,000 साल पुरानी साइंस है। राजाओं की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी। रहस्य है ना ज्योतिष और वास्तु भी, ये प्रजा में नहीं जानी। वास्तु दोष प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जिसकी साउथ वेस्ट की एंट्री होती है वो फेल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। प्लीज वेलकम मिस्टर अभिषेक गोयल। नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू तिलक के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र पर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को बिलीव करें या फॉलो करें, उससे पहले जरूरी है कि उस चीज के मूल को जानना। तो वास्तुशास्त्र ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से है? वास्तुशास्त्र जो है ना, वो कहते हैं एज पर ग्रंथ, वास्तु लगभग 12,000 साल पुरानी साइंस है। और आपके जैसे चैनल पे बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस हैं, ठीक है, उसके अंदर श्री कृष्णा का है शो। श्री कृष्णा में भी अगर आपने देखा हो तो जब सुदामा जी आते हैं उनसे, और वो सारा कृष्ण और सुदामा मिलन चल रहा होता है, तो जैसे ही वो कृष्ण जी चावल का दाना रखते हैं, कृष्ण विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरी नगरी वास्तु के हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि इसमें जो भी रहे वो फले और फूले। अब कृष्ण कब थे? कितने समय पहले थे? तो उतना पुराना तो वास्तु हो ही गया, राइट, है ना। तो वास्तु बेसिकली बहुत पुरानी साइंस है। और इसका ओरिजिन की अगर हम बात करें ना, तो एक बार भगवान शिव और अंधकासुर कौन है? अंधकार का स्वामी। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। और युद्ध कैसा था? मल्ल युद्ध कहते हैं कुश्ती को, जो अखाड़े में बिना वेपन्स के रेसलिंग होती है ना, मल्ल युद्ध छिड़ा। अब ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, क्योंकि जो अंधकासुर था, वैसे तो भगवान शिव के आगे कुछ भी नहीं है वो, लेकिन क्या है ना, हमारे शिव जी कौन है? भोले बाबा। अब वो क्या करते हैं, वो प्रसन्न बड़ी जल्दी हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं बड़ी इजीली, लोगों को ना इच्छा पूरी कर देते हैं। तो अंधकासुर ने भगवान शिव की तपस्या कर करके ना उनसे बहुत सारी पावर्स ले रखी। इतनी पावर ले रखी थी कि वो उनके इक्वल हो गया था। तो ये युद्ध चलता रहा, एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पा रहे, हरा नहीं पा रहे, कई वर्षों तक चला। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि थक गए दोनों बहुत ज्यादा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भगवान शिव जी के शरीर से बहुत सारा पसीना बहने लगा। और जब उस पसीने की कुछ बूंदें धरती पे टच हुई, तो एक बहुत बड़ा क्रिएचर पैदा हुआ, बहुत ही बड़ा, ठीक है। अब ना देवताओं को समझ आए कि ये असुर है या देवता है, ना असुरों को समझ आए। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको ब्रह्मदेव के पास ले गए, क्योंकि सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने उस क्रिएचर को अपने मनस पुत्र की उपाधि देते हुए उसको 4 दीवारी में बांध दिया और उसको वास्तु पुरुष का नाम दिया। और उसको ये आशीर्वाद दिया कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन का निर्माण करेगा और अगर वो वास्तु को ध्यान रखेगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा देवताओं का, और अगर नहीं रखेगा तो असुरों का भोजन बन जाएगा। तो वहां से जो वास्तु की विद्या ये फॉलो हुई। पुराने जमाने में वास्तु की विद्या केवल राजाओं तक सीमित, ठीक है। राजाओं की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कंसल्टेंट्स को कि ये जो रहस्य है ना ज्योतिष और वास्तु भी, ये प्रजा में नहीं जानी चाहिए। प्रजा को नहीं पता चलना चाहिए कि क्या करने से पैसा आएगा, प्रजा को नहीं पता चलना चाहिए कि कौन सी दिशा में क्या रखने से पैसा आएगा। ये सिर्फ राजाओं तक सीमित है। तो पहले इसके बारे में इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ डिजिटल एरिना तो मार्केटिंग और फैल गया बहुत ज्यादा। सो ये जैसे आपने ये बोला कि वास्तु पुरुष, वो किस वे में आप उसे बताएंगे? अगर जैसे, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि वास्तु हर जगह लोग करते हैं जहाँ रह रहे हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है ना, हाँ, हमारा एक ह्यूमन बॉडी है, बिल्कुल डिट्टो सेम ह्यूमन बॉडी की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसका नाम है वास्तु पुरुष। ठीक है। जब भी किसी भवन का निर्माण होता है, जैसे जब एक माँ बच्चे को कंसीव करती है, तो बच्चे की डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है। पहले एक एग है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा आंखें बन गई, फिर कान बन गए, बॉडी बन गई। 9 महीने में उसकी डेवलपमेंट होती है। ऐसे ही जब आप एक घर बना रहे हो, तो घर को बनाने में भी 1.5-2 साल लगते हैं। और उसके भी अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर्स क्या है? सबसे पहले नींव खुदेगी, भूमि पूजन होगा, फिर उसके बाद आपका पिलर्स खड़े हो जाएंगे, फिर लेंटर डल जाएगा,
दीवारें लग जाएंगी, फिर इंटरनल फिनिशिंग हो जाएगी। जब एक भवन का निर्माण होता है ना, तो उसमें वास्तु की अलग अलग लेवल पे उत्पत्ति होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब नींव पूजन होगी तो उसमें ब्रह्मदेव क्रिएट हो जाएंगे, जिसको हम प्लॉट का ब्रह्म स्थान कहते हैं। किसी भी बिल्डिंग के सेंटर में एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होगी जिसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। तो अलग अलग लेवल पे जब पिलर होंगे तो थोड़ा स्ट्रक्चर, जब लेंटर डलेगा तो थोड़ा स्ट्रक्चर, दीवारें लगेंगी तो थोड़ा स्ट्रक्चर, फिनिशिंग के काम पे एक पूरे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होती है जो दिखने में एक ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसा है। उसका सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, उसका पैर साउथ वेस्ट में है, फिर उसके हाथ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में है, और दोनों पैरों के घुटने नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में। बस वो वैसे एक स्ट्रक्चर वे लेटा हुआ है आपके घर में, प्लॉट में। सो जैसे आपने ये ब्रह्म स्थान बताया, ये क्या बिल्डिंग के हिसाब से देखा जाता है पर्टिकुलर? लाइक जैसे मेट्रो सिटीज में आप देखते हो कि अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन अपार्टमेंट्स का ब्रह्म स्थान इज मोर इम्पोर्टेंट या ना कि वो जो फ्लैट में जो रह रहे लोग? दोनों चीजें काम करेंगी। अब इसमें क्या है, आप इनको अलग अलग लेवल्स में बांट दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई, उसके ब्रह्म स्थान में पिट है, गड्ढा है, बोरिंग है, कुछ भी है, तो वो अपार्टमेंट बनेगा ही नहीं। उसमें लिटिगेशन हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें कुछ भी हो जाएगी। ठीक है, अपार्टमेंट का ब्रह्म स्थान डिसाइड करेगा कि वो अपार्टमेंट की एनर्जी कैसी हो। क्योंकि क्या है, बेसिकली आप ऐसे मानो कि ब्रह्म स्थान ना एक एनर्जी का सेंटर है, सेंटर ऑफ एनर्जी है, वहां से सब कुछ बनना है। जैसे पेड़ है ना, पेड़ की जड़ें सेंटर है, वहीं से पूरा पेड़ निकलना है। आप पेड़ को पूरा नीचे से बीच में से काट दो, वो दोबारा खड़ा हो जाएगा। जड़ों को कुछ भी होगा तो दिक्कत होगी। तो ब्रह्म स्थान ना आपकी रूट्स है। ठीक है, अब मान लो अगर हम पूरे अपार्टमेंट के वास्तु की बात करें तो पूरे अपार्टमेंट का वास्तु ये बताएगा कि इस अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहेंगे क्या वो ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अपार्टमेंट के बाद जैसे आप कभी भी ना, जैसे किसी प्रॉपर्टी डीलर में जाओ, मान लो आपको एक फ्लैट लेना है, रेंट पे लेना है, आप एक प्रॉपर्टी डीलर पे गए, उससे आपने बोला यार अपने को एक फ्लैट चाहिए रेंट में, तो कोई बढ़िया से अपार्टमेंट्स बताओ। वो आपको 5 अपार्टमेंट बता देगा कि भाई ये अपार्टमेंट्स में अपने पास फ्लैट। आप उससे क्वेश्चन पूछना, इनमें कौन सा अपार्टमेंट बेस्ट है या कौन से अपार्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंट, मतलब क्या आप जानते हो अपार्टमेंट, तो डीलर पता है कैसे डिफरेंशिएट करेगा, यार इस अपार्टमेंट में सारे जॉब प्रोफाइल लोग रहते हैं, इस अपार्टमेंट में सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, इसमें सारे बिजनेसमैन रहते हैं, इसके अंदर भाई मल्टीपल लोग रहते हैं। फिर वो आपको क्या बताएगा, भाई देख ये थोड़ा सुनसान है, इसमें कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती, इस अपार्टमेंट में ना पार्टीज बहुत होती हैं, होली, मंगल मिलन, दिवाली पार्टी, नवरात्रि पार्टी, इसमें बहुत कुछ होता है ना। तो अपार्टमेंट, अब ये कहां से आ रहा है, लोग तो वही है बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, वही अपार्टमेंट, वही सब कुछ। तो ये डिसाइड करता है पूरे अपार्टमेंट का वास्तु। ठीक है, अब उसके बाद जब आप अपनी पर्सनल बात करोगे तो आपके पर्सनल वास्तु सिर्फ उतना है जो आपका नेट यूजेबल स्पेस है, जितना एरिया आप पर्सनली यूज कर रहे हो वो आपको इफेक्ट करेगा। ओके, तो यानी कि जैसे अगर पूरे अपार्टमेंट या सोसाइटी में, क्योंकि मेट्रो सिटीज में मोस्टली सोसाइटीज होती हैं, अगर उनका वास्तु नहीं है परफेक्ट, तो भी अगर आप रेंट पे लेने जा रहे हो घर, तो आपको अपने पर्टिकुलर फ्लैट का वास्तु देखना है। हाँ, उसके अंदर 2 चीजें हम देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ना आपकी जन्मपत्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी हॉरोस्कोप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रह रहे हो एग्जाम्पल, या आप मुंबई में रह रहे हो, तो सबसे पहले तो स्टेट के सेंटर से ये देखा जाएगा कि कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी है, वो आपकी जन्मपत्री बताएगी। ठीक है, उस दिशा में जाके आप कहीं पर भी फ्लैट लोगे, वो फिर आप अपने हिसाब से लोगे, मतलब दिशा वहां से देख लो आप, और फ्लैट जब देखने जाओगे तो फिर वो आपको इंटरनल वास्तु से देखना है। मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें तो मेट्रो सिटीज का वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आप एक बात बताओ, इंडिया है, इंडिया के सेंटर में क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, लेकिन इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली गोल है। हाँ, दिल्ली गोल है। जब एक बिल्डिंग या जब एक स्ट्रक्चर गोल होता है ना, गोल, तो उसका वास्तु जो है ना वो मोटा मोटी बैलेंस हो जाता है, सेंटर में, मतलब गोल आकार परफेक्ट है, क्योंकि वास्तु स्पेस एलिमेंट पे काम करती है। स्पेस की जो शेप है वो गोल है, गोल चीजें परफेक्शन को डिनोट करती है। एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है,
सर्कल जो है ना वो नॉन डायमेंशनल है, वो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिल्ली गोल है बाउंड्री जैसी मर्जी, बट सबकॉन्शियस में क्या फीड है, दिल्ली गोल है ना। तो दिल्ली जो है उसका वास्तु उसको इंडिया की कैपिटल बना रहा है। पूरे इंडिया का कोई भी डिसीजन कहाँ हो रहा है, दिल्ली में। दिल्ली के अंदर कहाँ पे हो रहा है, राज्यसभा में। गूगल पे जाके राज्यसभा लेआउट प्लान, पार्लियामेंट हाउस लेआउट प्लान आप टाइप कर लेना, वो भी गोल है। राइट, ठीक है। अब इधर गोल है, उसके बगल में मोदी जी ने एक न्यू राज्यसभा बनवाई है, वो ट्रायंगल शेप की है ना। उसका वास्तु अलग काम करेगा, गोल वाला अलग काम करेगा। गोल वाला जो गोलाकार है, गोलाकार रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट, ओके, एक्सपेंशन को। अब जो ये ट्रायंगुलर शेप की बनी है ना नई वाली, ये पैसे को रिप्रेजेंट करती है। ये इंडिया को फाइनेंस में टॉप पे लेके जाएगी। ये यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे ना वो मनी ओरिएंटेड होंगे। गोल वाला जो था वो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ऐसे ना अलग अलग स्टेट्स का वास्तु, अलग अलग जगहों का वास्तु। अब मुंबई है, क्यों फाइनेंस कैपिटल है, क्योंकि मुंबई स्ट्रेट है, एक पॉइंट से शुरू करोगे, एक सीधी रोड है। दिल्ली क्या रिंग रोड है, गोल है ना। मुंबई स्ट्रेट है, लोगों पे भी इसका इफेक्ट आता है। दिल्ली क्योंकि गोल है, तो दिल्ली के लोग गोल गोल बातें करते हैं। ओके, दिल्ली के लोग जितने भी होंगे ना सारे गोल गोल बातें करेंगे। कैसे बातें करेंगे, भाई पेमेंट करा रहा है, शाम को कराता हूँ। हाँ। शाम को या तो फोन नहीं उठाएगा, या शाम को फोन उठा लेगा तो कहेगा भाई याद नहीं भाई कल कराता हूँ। मुंबई में क्या सिस्टम है, आपने किसी से पेमेंट मांगी, वो आपको क्लियर शब्दों में बोलेगा कि भाई अभी 2 दिन नहीं हो सकती, तेरे को परसों मिल जाएगी। जैसे कोई आपसे मिलने आ रहा है दिल्ली में, आप पूछो कहाँ पहुंच गया, गूगल मैप उसने लगा रखा है, गूगल मैप दिखा रहा है 40 मिनट, वो आपको बोलेगा 10 मिनट में आ गया। आप मुंबई में पूछो कहाँ पहुंच गया, वो बोलेगा भाई 24 मिनट दिखा रहा है। एग्जैक्ट। मुंबई के लोग टू द पॉइंट स्ट्रेट बातें करते हैं। तो सेम लाइक साउथ इंडिया का फिर कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जैसे ये भी स्टेट्स हैं। जैसे सबसे पहले 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ की दिशा वाटर एलिमेंट की है, वाटर होता है फ्लो, और फ्लो में क्या रहते हैं, इमोशंस। तो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है ना वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ इंडिया में आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो सारे इमोशनल मिलेंगे। ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो एयर एलिमेंट की है, एयर स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, हबड़ा तबड़ी को रिप्रेजेंट करती है, जल्दबाजी को रिप्रेजेंट करती है। तो ईस्ट इंडिया में अगर आप जाओगे ना तो वहां के लोग थोड़े से आपको गुस्सैल मिल सकते हैं। दूसरा, इम्पेशेंट होते हैं बहुत ज्यादा, उनको जल्दी करना, जल्दी 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 गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे बंगाल है, गुस्सा होता है ना वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक है। साउथ इंडिया की तरफ आओगे, साउथ इंडिया फायर एलिमेंट जो है वो व्यक्ति को टू द पॉइंट स्ट्रेट बनाती है। जैसे साउथ इंडिया में कभी भी आप देखना, आपको साउथ इंडिया के लोग बहुत कम बोलने वाले दिखेंगे, ज्यादा बोलते नहीं है, कम भी, और दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट ऑल्सो। इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपने काम से काम रखते हैं, फालतू बातों में दिमाग नहीं लगाते, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस उनकी लाइफ में नहीं होती, जितना करना है उतना करना है। उसके बाद जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड आपको मस्त मौला बनाती है। वेस्ट स्पेस एलिमेंट जो है ना वेस्टर्न साइड, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को। वेस्ट में रहने वाला व्यक्ति भयंकर डाउन टू अर्थ मिलेगा। जैसे वेस्ट में स्टेट आती है गुजरात। गुजरात की खास बात बताऊं, मैं गुजरात में था, मोरबी करके एक जगह है, वहां पे सारा ना टाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे अपने काफी सारे फैक्ट्री वाले क्लाइंट हैं। तो मैं टाइल अब साइट विजिट कर रहे हैं, मैं अपनी नोटिंग्स कर रहा हूँ। वहां पे क्या होता है, 1:30 बजे लंच होता है, तो 1:30 बज गया, बोले सर स्टॉप, लंच टाइम, अब लंच करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। मैंने कहा यार मेरा 1 घंटे का काम है, मुझे भूख नहीं है, आप कर लो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बोले नहीं सर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसको बंद करो लैपटॉप को, और पहले खाना खाएंगे और उसके बाद कोई भी काम करेंगे। फिर वो वहां पे ऐसे बोलते कहते जी आप जो है ना खा के जीते हो, आप जीने के लिए खाते हो, हम खाने के लिए जीते हैं, हमें हमारे को खाना चाहिए। अच्छा जी, तो ठीक है जी, लंच करते हैं। जब लंच होने लगा ना, उस फैक्ट्री के अंदर जो गेट पे गार्ड है वो भी, जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो भी, जो ओनर्स हैं वो भी, और मैं, सारे नीचे बैठ गए, दरिया बिछ गई, सब नीचे बैठे और इकट्ठा खाना परोसा गया और वो सब खा रहे हैं। ठीक है। वहां पे कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, मजे से सब खा रहे हैं। और उसके बाद ना वहां पे जैसे वो बिल्कुल ही इनफॉर्मल हो गया सिस्टम।
तो ये गुजरात, मतलब ये वेस्टर्न साइड है, वहां के लोग हैं मस्त एकदम। आप सूरत चले जाओ, सूरत जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सूरत में होती है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डायमंड सेलिंग हब है। एंड मुंबई में जैसे अभी आपने बोला ना कि डायमंड सेलिंग ज्यादा होती है, एंड जैसे एस्ट्रोलॉजी में या वैसे भी आप देखोगे डायमंड को कहीं ना कहीं शुक्र से कनेक्ट किया जाता है। जेमस्टोन तो एज अ जेमस्टोन तो हाँ यूज करते हैं। और मुंबई को कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि थोड़ा सा वीनस से, शुक्र से ज्यादा इम्पैक्टेड, यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ, ये आप कह सकते हो। जैसे मुंबई बीइंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो शुक्र का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा है, बट पुराना एस्टैब्लिश हो गया तो होगी, वो आप कह सकते हो। यस। अब कंट्रीज की अगर हम बात करें ना, तो आप वर्ल्ड मैप रख लो अपने सामने, सिर्फ 2 चीजें देखनी है आप, 3 चीजें, क्योंकि 75% तो पानी है ना, 75-80%, बाकी लैंड तो 20-30% है। कौन सी कंट्री के साउथ में पानी है, कौन सी कंट्री के नॉर्थ में पानी है, और कौन सी कंट्री के चारों तरफ पानी है। ठीक है। जिस कंट्री के साउथ में पानी है वो हमेशा डेवलपिंग कंट्री मानी जाएगी। जिस कंट्री के नॉर्थ में पानी है वो हमेशा डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। और जिस कंट्री के चारों तरफ पानी है वो कंट्रीज रूल करेंगी वर्ल्ड में। जैसे वर्ल्ड का रूलर कौन है इस समय? अमेरिका, यूएस, उसके चारों तरफ पानी है। ठीक है। रशिया, चारों तरफ पानी, मतलब साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, इधर इधर सब जगह पानी है। रशिया वो भी एक रूल ही कर रहा है, उसके नॉर्थ में बहुत ज्यादा पानी है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक मंदिर है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, उस मंदिर में कई सारे दरवाजे हैं जो अंग्रेज बंद करके चले गए थे, और ये भी कहा जाता है कि पंडितों ने, तांत्रिकों ने मंत्रों द्वारा उनको बंद किया हुआ है ताकि उनको कोई खोल ना पाए। एक दरवाजा खुला था कुछ साल पहले, उस एक दरवाजे में इतना सोना है कि अपना कर्जा उतारना तो दूर की बात है, इंडिया पूरी धरती खरीद सकता है, उसमें इतना सोना है। और ऐसे 4 दरवाजे हैं। ठीक है। वो दरवाजा खोला, वो दरवाजा खोल के सरकार की हालत खराब हो गई, उन्होंने बंद कर दिया उसको कि भाई इसको बंद कर दो, इससे पंगा नहीं लेते। ठीक है। और वो बंद हो गया। तो इंडिया अभी भी डेवलपिंग ही है। पैसा आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा है। कोई 40,000 करोड़ लेके भाग रहा है, कोई 50,000 करोड़ लेके भाग रहा है, तो भाई गरीबी तो मिट ही सकती है ना। इंडिया के जो हमारे इंडिया के राजा हैं, मुकेश अंकल, राजा तो वही है ना, तो वो भी मेरे ख्याल वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आते हैं। अब जो आदमी पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे 7वें नंबर पे इंडिया में बैठा हुआ है, तो आप सोचो इंडिया में कितना पैसा होगा। राइट। है ना। तो पैसा तो आज भी, लेकिन क्योंकि साउथ में पानी है। एक और दरिद्र कंट्री कौन सी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पूरा साउथ में पानी है, साउथ में पानी होने की वजह से वो डेवलपिंग है। इंडिया के साउथ में होने से वो डेवलपिंग है। पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान, उसके भी सारा साउथ में ही पानी है, वो डेवलपिंग, वो तो और भी बदतर हालत में है। वर्ल्ड में उससे बदतर तो कोई हालत ही नहीं है। तो इस तरीके से कंट्री स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक हो सकता है बस। तो जैसे साउथ में पानी आप बोल रहे हो, बहुत सारे, वेस्ट में पानी, इसको अगर आप वास्तु के हिसाब से वैसे बताओगे कि पानी को और ये डायरेक्शन को आप किस तरह से डिनोट कर रहे हो, कैसे कनेक्ट कर रहे हो? हमारे टोटल ना 5 एलिमेंट्स हैं जी। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो नॉर्दर्न साइड जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ईस्टर्न साइड जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, साउथ ईस्टर्न फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, साउथ वेस्टर्न अर्थ एलिमेंट को, और वेस्टर्न साइड जो है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब जो एलिमेंट जिस दिशा का है, अगर वो उसी दिशा में रहे तो अच्छा होगा, अगर वो गलत दिशा में चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और हमारी पूरी जिंदगी, मतलब ह्यूमन लाइफ या कोई भी चीज कह लो, वो सिर्फ एक ही चीज से कंट्रोल होती है, 5 एलिमेंट की बैलेंस। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, 5 तत्वों से बने हो, एक दिन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। कोई पानी में बह जाएगा, कोई जल जाएगा, फिर हवा में भी उड़ जाएगा, आत्मा ऊपर चली जाएगी, है ना। तो 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। अब जब हमारे घरों में, जब हमारे ऑफिसेज में, जब हमारी फैक्ट्रीज में ये 5 तत्व आपस में लड़ाई करते हैं ना, तो वही लड़ाई हमारे भीतर भी घटित होती है। उस लड़ाई का दर्द हमें भी होता है। अभी लड़ाई कैसे होगी? पानी अगर अग्नि की दिशा में जाए तो क्या करेगा? आग को बुझा देगा।
पानी अगर पृथ्वी की दिशा में जाए तो क्या होगा, पृथ्वी पानी को ब्लॉक कर देगी, उसके इफेक्ट को रोक देगी। पेड़ पौधे जब धरती में उगेंगे तो धरती फाड़ के उगेंगे, धरती को नरम कर देंगे, स्टेबिलिटी हिला देंगे, तो वहां पे एक इम्बैलेंस आ गया। ठीक है, बादल हीट बढ़ेगी तो बरसात हो जाएगी, तो वो बादल भी खत्म हो गया, तो अग्नि बादल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये ना पूरी एक साइकिल है। अब ये साइकिल क्या है, 3 नाम है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और साइकिल ऑफ कंट्रोल। 3 शक्तियां हैं जो पूरे संसार को चला रही हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मदेव क्या कर रहे हैं? क्रिएशन। विष्णु क्या कर रहे हैं? पैदा हुआ, पालनहार। और महेश जी क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये 3 शक्तियां जो हैं ये वास्तुशास्त्र का बेस है। वास्तु में हमें साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को बैलेंस करना है। जहां पे कोई एलिमेंट कम है उसको क्रिएट करना है, जहां पे 2 एलिमेंट्स की लड़ाई हो रही है उनकी सॉर्ट आउट करानी है, उनकी लड़ाई बंद करनी है। पानी अग्नि की जगह पे आ गया तो या तो उसको वहीं पे बैलेंस करेंगे, लड़ाई झगड़ा कम करवाएंगे, या उसको अपनी जगह पे छोड़ के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में नॉर्थ की डायरेक्शन पानी की है, वहां पे अगर लाल रंग के पर्दे आ गए, वहां पे अगर फायर प्लेस आ गई, वहां पे अगर किचन आ गई, गैस स्टोव आ गया, चूल्हा आ गया, क्या करा आपने पानी की दिशा में अग्नि को रख दिया, नॉर्थ में अग्नि आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, या तो बैलेंसिंग कर लो या वो एलिमेंट वहां से हटा दो। जैसे वाटर और फायर ये आपस में लड़ रहे हैं ना, इनके बीच में एक एलिमेंट आता है एयर, जो इनकी कॉम्प्रो करा देता है, इनको लड़ने नहीं देता आपस में। हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्रो कराने वाले एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हीटर है, हीटर के नीचे ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा देंगे। फायर प्लेस है, फायर प्लेस के चारों तरफ ग्रीन कलर की टेप लगा देंगे। चूल्हा है, चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख देंगे, या आजकल वो स्लैब माउंट आते हैं ना, वहां पे ग्रीन कलर की टेप लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो फायर बुझ रही थी ना, जो पानी अग्नि को बुझा रहा था, वो खत्म हो जाएगा। और पानी अग्नि को बुझाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, अग्नि रिप्रेजेंट करती है आपकी लाइफ में सबसे पहले पैसा, शोहरत, नेम फेम, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, पीस। ये जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है 100% फायर एलिमेंट। तो अगर फायर बुझेगी तो ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। पैसा खत्म, नाम खत्म, यश खत्म, सिक्योरिटी खत्म, चोरी चकारी होना चालू, गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, सब हो जाएगा। जैसे अभी आपने बोला ना वास्तु पुरुष, ठीक है, क्या हमारे शरीर का भी वास्तु होता है? हम कह सकते हैं आपके घर पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, वो सेम प्रॉब्लम आपके बॉडी में आ जाएगी। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में है। अगर आपने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में सेंटर में जमीन से 7 फुट के अंदर अगर गलती से कील ठोक दी, 12 घंटे में ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। 12 घंटे में। और चैलेंज है, जितने भी घरों में ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, किसी को भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन हैमरेज की समस्या है, कुछ भी है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जाके देख लो, टॉयलेट, किचन या दीवार पे कील ठोक के कोई ना कोई सामान मिलेगा। ओके। तो ये वास्तु पुरुष हो गया ना। नॉर्थ ईस्ट में सर है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी आप करोगे वो आपके सर पे इफेक्ट डालेगा। ओके। तो जैसे भी आपने अग्नि और जल वाला बोला, ठीक है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कभी आपको भूख लगती है, भूख को अग्नि से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं? डाइजेशन अग्नि है। उसके बाद आप पानी पीते हो, अगर आपने बैलेंस पानी पिया तो वो चीज बैलेंस हो जाएगी। जैसे अभी आप बता रहे थे कि एयर वाला आप बैलेंस करने के लिए था, तो उसी तरह से अगर आप एक लिमिट में पानी पीते हो तो नॉर्मल रहेगा। अगर आपको भूख लगी है, आपने खाना खाने की जगह पानी ज्यादा पी लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ना आपकी भूख मर जाती है, उसको तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट। तो ये कहीं ना कहीं वास्तु जैसे जो बाहर चीजें काम कर रही है वो हमारे बॉडी में भी वो एलिमेंट्स एंड इस तरह से वर्क करते हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये पता कब होगा, हमारे घर में कोई दिशा बढ़ जाती है, कोई दिशा कट जाती है। पता क्या होता है, जैसे मान लो आप इमेजिन करो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, उसका जो फ्रंट है मान लो वो 40 फुट है, उसकी जो लंबाई है मान लेते हैं वो 80-90 फुट है, तो 40 फुट बाय 90 फुट का रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट हो गया। सेंटर में खड़े होके बिल्कुल सामने फ्रंट में 0 डिग्री पे नॉर्थ है, ठीक है। तो अब आप प्लॉट के इमेजिन करो, सेंटर में आप खड़े हो, सामने 0 डिग्री पे नॉर्थ है, फ्रंट 40 फुट का है, लंबाई 90 फुट है। तो यहां से लेकर सेंटर में आप खड़े हो, मतलब मोटा मोटी फ्रंट से 45 फीट अंदर खड़े हो आप।
तो आपका जो नॉर्थ है वो कितनी दूरी तक हुआ, सेंटर से लेकर नॉर्थ की डायरेक्शन कहां तक गई, 45 फीट तक गई, 45 फुट तक गई। जो विड्थ थी वो हमने 40 फुट ली थी। जब हम सेंटर में खड़े होंगे तो 20 फुट राइट में, 20 फुट लेफ्ट में। तो राइट में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन, वो कितनी हुई 20 फुट, 20 फुट हो गई। डायगोनली 45 डिग्री डायगोनली साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, उस साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को आप 25 से 30 के बीच में फॉलो करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जल तत्व बढ़ गया बहुत ज्यादा, 45 फुट लंबा, और आपका अग्नि तत्व कितना है, कम 30 फुट। तो यहाँ पे ना जो पंच तत्व में आपको बोल रहा था ना, एक स्पेस में बैलेंस होने चाहिए, इसकी बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे जल भरा हुआ है, अग्नि कम है, तो वो होगा कि पानी ज्यादा पिएगा, शरीर के अंदर जो एसिड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन जब खाना खाएगा तो फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके हिसाब से एक वास्तु परफेक्ट हाउस कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए? सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है घर का नक्शा। ठीक है, नक्शा प्रॉपर आर्किटेक्ट का बना हुआ या ड्राफ्टमैन का बना हुआ है तो ठीक, नहीं तो गूगल पे जाओ, ड्राफ्टमैन नियर मी लिखो, बंदे को कॉल करो, 2-3 हजार रुपए लेगा, आपके घर पे आएगा, मेजरमेंट करेगा, नक्शा बना के दे देगा। नक्शे को बोलते हैं फर्नीचर लेआउट। फर्नीचर लेआउट का क्या मतलब होता है, एक होता है प्लेन लेआउट जिसके अंदर बस कमरे कमरे दिख रहे हैं। फर्नीचर लेआउट में ये टेबल, ये सोफा, ये सारा जितना भी फर्नीचर है, किचन में गैस स्टोव की लोकेशन, माइक्रोवेव की लोकेशन, टॉयलेट में टॉयलेट सीट की लोकेशन, सब मान दो। ठीक है, वो नक्शा आ गया आपके पास। अब उस नक्शे के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, आपके घर में नॉर्थ कहां पे है, प्लस आपको नक्शे के ऊपर दिशाओं को मार्क करना। ठीक है, अब नॉर्थ कैसे निकालना है, मोबाइल के कंपास से भी निकलता है, लेकिन एक्यूरेट निकलता है गूगल अर्थ की मदद से, गूगल से निकलता है। ठीक है, उसके बाद आपको नक्शे के ऊपर, तो टोटल वास्तु में ना 16 दिशाएं होती हैं, 16 डायरेक्शंस होती हैं, 32 एंट्रेंसेस होती हैं, तो आपको 16 दिशाएं मार्क कर देंगे। ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए क्या है, मेरे वास्तु अभिषेक चैनल पे एक फ्री कोर्स है। ठीक है, कोई 0 पैसे लगेंगे, फ्री वास्तु कोर्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें नॉर्थ देखना, 16 दिशाएं मार्क करना, बेसिक 12-13 सेशन से 10-10 मिनट के, वो आप देख लो, उससे 16 दिशाएं मार्क कर लो, आपके पास नक्शा रेडी हो गया। अब जब वो जो उसको बोलते हैं ग्रिड प्लान, ठीक है, वो ग्रिड प्लान जब आपके सामने आ गया ना, अब उस ग्रिड प्लान में आपको सब कुछ दिख जाएगा कि आपके घर में कौन सी दिशा, कौन सी डायरेक्शन में क्या है। ठीक है, अब उस ग्रिड प्लान को रख दो साइड, आप बैठ के ना आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एक पेपर पे लिख लो। हेल्थ इश्यूज है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स हैं, पेमेंट फंसी हुई है, कुछ भी XYZ। अब ग्रिड प्लान में क्या है, आपको ये पता है कि कौन सी डायरेक्शन का कौन सा एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो सारा मेंशन्ड है। 16 दिशाएं हैं टोटल। नॉर्थ की डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ ईस्ट हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ ईस्ट माइंड क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब मान लो आपने प्रॉब्लम शीट पे लिखा घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो जैसी आपने पहला पॉइंट पढ़ा कि हेल्थ प्रॉब्लम, वो हेल्थ प्रॉब्लम सीधा आप स्विच करोगे ग्रिड प्लान में कौन सी दिशा में, जो हेल्थ की कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। आपको सीधा हेल्थ की दिशा में अपने घर में कोई ना कोई इम्बैलेंस मिल जाएगा। टॉयलेट हो सकता है, गैस स्टोव हो सकता है, कूड़ा कबाड़ हो सकता है, क्लटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिम्टम मैच हो गए। एक पॉइंट आपने लिखा रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स है। रिलेशनशिप की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, जिसको पितृस्थान भी बोलते हैं। आपने देखा साउथ वेस्ट में क्या है, प्लांट्स रखे हैं, तो प्लांट्स वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। गैस स्टोव है, वो इम्बैलेंस है। ये आपने सिम्टम मैच कर ली। जब आपके सिम्टम मैच हो गए, फिर आप क्या करोगे, बैलेंसिंग। उन प्लांट्स को साउथ वेस्ट से उठा के ईस्टर्न साइड में रख दिया। मान लो नॉर्थ के अंदर टॉयलेट है, 2 ऑप्शन है, या तो उसको हटाओ, ठीक है, या आप उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ जमीन पे ग्रीन कलर की टेप लगा दो 2 इंच की, तो बैलेंस हो जाएगा। गैस स्टोव है, चूल्हा उठाओ, चूल्हे के साइज का ग्रीन कलर का पत्थर कटवाओ, उसके नीचे रखो, ऊपर चूल्हा रखो, बैलेंस। वही कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई रेलोकेशन नहीं, कुछ नहीं। पंच तत्वों की बैलेंसिंग करनी बहुत जरूरी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ में रेड कलर की वॉल है, तो वो आपको पेंट करानी ही पड़ेगी।
ओके। रेड कलर के कर्टेन्स हैं तो वो आपको चेंज करने ही पड़ेंगे, वो उठा के आपको साउथ ईस्ट में लेके जाने पड़ेंगे, वहां पे आपको ऑफ व्हाइट, क्रीम या ब्लू या ब्लैक कलर के कर्टेन्स ही लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एक होता है ना कि इन सब चीजों के सॉल्यूशंस तो है वास्तु में, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है, उसकी पहली रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि आप ये सीट रिमूव करवा दो, ठीक है। अगर मान लो एक व्यक्ति 1 BHK में रह रहा है, नहीं अफोर्ड कर सकता बंद करना, नहीं अफोर्ड कर सकता घर चेंज करना, तो सेकंड ओपिनियन क्या होता है कि यार आप फिर ग्रीन टेप लगाओ। दूसरा, जब आप टॉयलेट्स यूज नहीं कर रहे तो उसका ढक्कन बंद होना चाहिए। इंडियन सीट है तो इंडियन के भी ढक्कन अवेलेबल है और ग्रीन कलर की टेप लगी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके यहाँ पे साउथ वेस्ट की एंट्री है, वो एक डिजास्टर है। जिसकी साउथ वेस्ट की एंट्री होती है वो फेल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक गलत बेडरूम में सो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन है, अगर आप वहां पे सो रहे हो तो वहां पे सोने से क्या होगा, आप डिस्पोज ऑफ हो जाओगे। अब आप कहोगे जी मैं बेडशीट कोई ऐसे कलर की बिछा लूंगी मेरे को इफेक्ट ना आए, या मैं कोई टेप लगा दूं बेड, वो नहीं हो, वो आपको बेड रिलोकेट करना ही पड़ेगा। उसके अंदर आप ये कर सकते हो, मान लो उसी रूम के अंदर थोड़ा सा पार्ट आपको साउथ वेस्ट में भी मिल रहा है, आपकी हाफ बॉडी साउथ वेस्ट में आ रही है, तो ऐसे सो जाओ कि सर ना आए साउथ वेस्ट में। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनका इलाज नहीं है। इसके अलावा मैं पर्सनली 1-2 चीजें जो मैं कहता हूँ यार रेमेडी ना करो तुम यार, इसको रिलोकेट कर लो। जैसे नॉर्थ वेस्ट की किचन, वास्तु में एक बहुत बड़ा मिथ है कि नॉर्थ वेस्ट में किचन ओके है। नॉर्थ वेस्ट की किचन आदमी को बर्बाद कर दो। जिनके घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन है ना, उन्होंने बर्बादी देखी है अपने जीवन। एक मेरा दोस्त है जो चूरन की गोलियां आती हैं बचपन में, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा होगा जिसने वो गोली नहीं खाई। आपने भी खाई होगी 100%। आज वो खत्म हो गया, ब्रांड ही खत्म हो गया। वो उसका ब्रांड था, वो मेरी क्लास में था, मेरे स्कूल में, उसका ब्रांड था वो, ओके, ठीक है। आज से लगभग 20-25 साल पहले बता रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ स्कूल आता था, मजे कराता था हमें, बहुत पैसे थे उसके पास। आज वो रोड वो मतलब खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? जब इंसान के पास पैसे आते हैं ना, जेंट्स क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। लेडीज क्या करती हैं, घर को रेनोवेट कराती हैं। अब घर को रेनोवेट कराने में मैक्सिमम नंबर ऑफ लेडीज पता क्या करती हैं, मेरे को किचन बाहर की तरफ चाहिए, मेरा दम घुटता है, मेरे को सफोकेशन होती है, ठीक है। उसकी किचन अच्छी वाली साउथ ईस्ट में थी, उसकी मदर ने बोला मुझे फ्रंट में चाहिए। अब इधर साउथ ईस्ट है, फ्रंट में नॉर्थ वेस्ट है, वास्तु का कोई ज्ञान नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाया, वो नॉर्थ वेस्ट में लेके आए। नॉर्थ वेस्ट ना व्यक्ति को अर्श से फर्श पे लेके आता है, माइनस कर देता, माइनस जमीन के नीचे गाड़ देता है। जैसे मेरे पास जब आया ना, मैंने उसे डिटेलिंग करी। उस नए घर में आफ्टर रेनोवेशन शिफ्ट होने के 2 से 3 महीने बाद उसके फादर मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, कोई बंदा मिला, उस बंदे के साथ दोस्ती हुई। वो बंदा MCX में और स्टॉक मार्केट में सट्टा करता। उस बंदे ने उनको सट्टा करवा दिया कि यार ये लॉट खरीद लो, मजा आ जाएगा। अब इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा, अब मान लो किसी की जेब में 1000 रुपए पड़े हो, तो 1 रुपया तो उसके लिए पीनट ही हो गया ना। 1000 पड़े हैं तो 1 रुपया खर्चने में तो सोचेगा नहीं, 10 रुपए करने में भी खर्चने भी नहीं सोचेगा। बड़ा रिस्क लेगा तो 100 रुपए भी खर्च देगा, किसी को देने हो तो दे देगा। उसने 1-2 बार ट्रेडिंग की और अच्छे पैसे कमा लिए। अब अंकल को लग गया चस्का। वो चस्का ऐसा लगा कि घर भी बिक गया, व्यापार भी बंद हो गया, भाइयों से भी झगड़े हो गए और रेंट पे आ गए उस नॉर्थ वेस्ट की किचन की वजह से। जितने लोगों के घरों में ना, उन्होंने बर्बादी देखी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।